हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने जीवन में कामयाबी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। और जहां से भी आप लोग कोशिश करते होंगे कि अच्छे से अच्छे कंटेंट मुझे मिले ताकि कम्पिटिटिव क्लास की तैयारी में मुझे आसानी हो और परीक्षा में कोई भी प्रश्न मुझसे छूटे ना, मैं ढंग से बता सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, परीक्षा के लिए जब परीक्षा की बात निकली तो आज के इस क्लास को बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूं कि आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो केवल रटने पे फोकस ना करें, वन लाइनर पे फोकस केवल ना करें, क्योंकि आज के समय में जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ट्रेंड बदल रहा है। अब आप ट्रेंड अगर देखिएगा, एनालिसिस अगर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 5 वर्षों से 7 वर्षों से जो ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है वो काफ़ी अब ऐसा हो गया है कि वन लाइनर के लिए वो जटिल लगता है पढ़ने में। क्योंकि पहले के जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक बार में ही प्रश्न पढ़ते हैं और उसका माने कि एक ऑप्शन आपको नजर आ जाता था। लेकिन अब जो परीक्षा में पूछा जा रहा है वो प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, 2 बार पढ़ना पड़ता है, 3 बार पढ़ना पड़ता है, चारों ऑप्शनों को ढंग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं है कि प्रश्न तो पूछ दिया गया है लेकिन ऑप्शन शायद नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऑप्शन रहता है। तो क्या हो रहा है अब जो है वन लाइनर की तरफ ध्यान ना दे करके अब समझने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होना चाहिए जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर 1000 किसी भी नौकरी की वैकेंसी में 1000 की वैकेंसी आती है तो उसका फॉर्म कितना भरा जाता है? लगभग अगर बिहार स्तर पे आता है, हमारे राज्य स्तर पे आता है तो 7 लाख 8 लाख तक फॉर्म भरा जाता है। अब बताइए कि 7 लाख में 8 लाख में अगर 6 लाख विद्यार्थी भी फॉर्म परीक्षा देते हैं तो फिर आयोग के पास 1000 ही चुनना है और 6 लाख को छांटना है। इसलिए वो कैसा प्रश्न देगा, क्या देगा? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? बिहार, उड़ीसा, बंगाल ये कब एक थे? ये देगा। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? ये देगा। प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे? ये देगा? नहीं देगा ना। हड़प्पा सभ्यता कौन नदी के किनारे है? ये देगा? नहीं देगा। रेगुलेटिंग एक्ट निम्न में से कौन सा वर्ष से संबंधित है? ये देगा? नहीं, क्योंकि ये सभी को पता है। 6 लाख में से कम तो 3 लाख को जरूर पता है। कितना भी कोई नॉर्मल तैयारी करके किया तो पता है इतना को। इसलिए जो हमारे पास किताबों में है वो ज्ञान है और सेल्फ जो अगर हम बिना कोई कोचिंग माध्यम से तैयारी करते हैं तो वो ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन किताबों में सारे चीज दिया हुआ है, जरूरत है उसको समझने का, ज्ञान को समझने का। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं भारतीय संविधान के निर्माण से पहले इसके ऐतिहासिक विकास यात्रा का, उसमें मैं वो सारे कंटेंट के साथ समझ विकसित कर सकूं आप लोगों का। ये मेरी प्रयास है और इस प्रयास में मैं कहां तक कारगर सिद्ध होऊंगा ये तो खैर आप ही बता पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं 1786 का अधिनियम। ऐसे अगर आप कोई भी किताब में चर्चा अगर देखिएगा तो आपको मिलेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कहीं कहीं पर आपको ऐड मिलेगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ज्यादातर मिलता है ये। लेकिन 1786 का अधिनियम आपको किसी किसी किताब में शायद मिल जाए, मिलता है कहीं कहीं पर। उसके बाद 1793 भी कहीं कहीं नहीं मिलता, लेकिन 1793 भी हमें देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। इसके बाद 1813 से डायरेक्ट मिलता है, 1813 मिलता है, 53 मिलता है, 1813, 33 और फिर डायरेक्ट 58 मिल जाता है, जबकि 53 भी है। हर जगह पर कहीं कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए हम 1786 ईस्वी की अधिनियम की चर्चा करते हैं और इसमें बहुत कुछ नहीं है। इसमें 2 चीज है, आपको याद रखना है कि 2 चीज है यहां पर, 2 चीज। यानी पहला आप देख रहे हैं और यहां पर दूसरा पॉइंट देख रहे हैं। यहां तो आपको समझ विकसित करने, समझ के लिए ये वाला लाइन लिखा हुआ है, ये भी समझ के लिए लाइन लिखा हुआ है, बस समझे ना। यानी ये लाइन लिखा तो इसके बाद ये समझ के लिए है, ये लाइन लिखा इसका मतलब ये समझ के लिए है। यानी जब भारत में 1784 का एक्ट आया
तो उस एक्ट के माध्यम से कई तथ्यों का उजागर हुआ। कंपनी और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के में थोड़ा सा दखल अंदाजी अब होने, ब्रिटिश पार्लियामेंट दखल अंदाजी देने लग गई। 85 में चूंकि कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा था वारेन हेस्टिंग्स का। अब ये देखिए, एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए 81 आया, 81 को भी खामियों को दूर करने के लिए 84 आया, यानी कि 1773 से संबंधित 2 एक्ट आया है, 81 और 84। दोनों में रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर किया गया। हालांकि 1784 के एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट की दखल अंदाजी बढ़ने लगी कंपनी के मामलों में। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 1784 ही वो बीज बोया गया कंपनी को भारत से उखाड़ फेंकने का और खुद अपना पैर जमाने का। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बीज बोया था, समझे। तो सवाल है कि 84 पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 का अधिनियम क्यों है? कोई कारण था क्या? हाँ, कारण था। इसके पीछे का कारण था गवर्नर जनरल का डिमांड। कौन गवर्नर जनरल आ रहा था? तो आ रहा था भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस। आखिर क्यों? गवर्नर जनरल के कहने पर एक अधिनियम दिया गया। कुछ और भी डिमांड बीच में हो रहे थे, जैसे जहाजी जो कंपनी का सामान लेकर के जो जहाज आता था, उन जहाज के मालिकों ने भी लगातार ब्रिटिश पार्लियामेंट से गुहार लगाया कि भाई, जिसको मर्चेंट अधिनियम भी कहा गया था, कि हम लोगों को भी कुछ सुरक्षा दीजिए या हम लोगों को कुछ रियायतें बरतिए, कुछ कंसेशन दीजिए कि भाई हम लोग सामान लेकर के आते हैं तो कुछ अगर बीच रास्ते में नुकसान होता है तो उसकी सारी भरपाई हम लोग को देना पड़ता है। ऐसा कैसे चलेगा? हम लोग जानबूझ के थोड़ा ना कुछ करते हैं। तो ये भी लगातार पार्लियामेंट में जा रहा था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, बीच में कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आपकी मांगों को भी उसमें ऐड कर देंगे। ऐसा कोई मौका मिल नहीं रहा था। लेकिन फाइनली जब वारेन हेस्टिंग्स यहां से वो रिटायर हो रहे थे, पदमुक्त हो रहे थे, तो किसी दूसरे को गवर्नर जनरल तो बनना लाजिब था। तो वारेन हेस्टिंग्स के बाद हालांकि बीच में एक साल के लिए, बीच में कुछ महीनों या एक साल के लिए जो है कार्यवाहक गवर्नर जनरल के तौर पर सर जॉन मैकफर्सन रहा। सर जॉन मैकफर्सन, ध्यान रहे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग्स, जो भारत में 1772 में गवर्नर नियुक्त हुआ था और उस एक्ट के तहत पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का गवर्नर जनरल। और उसके बाद जो है 1785 में ये रिटायरमेंट हुए, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर वारेन हेस्टिंग्स जो है कितना साल काम किए? 1773 से वो काम कर रहे थे, 85 तक रहे, तो भाई 12 साल काम किए गवर्नर जनरल के तौर पर, और कुल मिलाकर 13 साल किए क्योंकि 72 से थे। तो उसके बाद जो है 85 में वो रिटायरमेंट हो गए। उन्हीं क्या बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट आया, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट आया। 3 एक्ट आया उसके समय में। लेकिन 1786 का अधिनियम किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो आपको बोलना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैं आपको बहुत सारे कंटेंट को एक साथ क्लियर करके चलने का प्रयास कर रहा हूं। कोई कंटेंट जिससे जुड़ा हुआ हो मैं उसको साथ में देने का प्रयास करता हूं। अब अगर बाय द वे परीक्षा में पूछ दे कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट किस गवर्नर जनरल से संबंधित है, तो हमको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट से पिट्स इंडिया एक्ट तक वारेन हेस्टिंग्स, 1786 वाला में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपको याद रखना है। तो जैसे जैसे वीडियो हमारी आती रहेगी उसमें सारे को हम बताते भी चलेंगे आपका। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब यहां पे भेजा जा रहा था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बोला कि मैं नहीं जाऊंगा भारत, मुझे नहीं बनना है गवर्नर जनरल। तो बोले कि भाई ये बहुत अच्छा पद है, चल जाओ। तो नहीं जाना। आखिर क्यों? लॉर्ड कॉर्नवालिस क्यों इतना नाराज था? क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, आपको याद है कि उस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध का संचालन ब्रिटेन की तरफ से जो सेनापति बनाया गया था वो कॉर्नवालिस को बनाया गया था, और अमेरिका के तरफ से जॉर्ज वाशिंगटन थे। समझे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका की तरफ से और ब्रिटेन की तरफ से कॉर्नवालिस। लेकिन कॉर्नवालिस को भेज तो दिया गया युद्ध के मैदान में कि जाओ जाओ, लेकिन अधिकार क्या दिया गया कि कुछ भी करने से पहले पूछना कि सर ये अमेरिका वाले लोग जो है तीर चला रहे हैं, चलावे,
अब यहाँ से ऑर्डर देने में समय लगेगा, मतलब पावरे नहीं दिल गया इसको। अब अगर उसको कोई भी कुछ करना है तो पहले पूछेगा, ये सब तो पावर वहां दिल नहीं गया। अब इसके चलते क्या रिजल्ट हुआ कि अमेरिका युद्ध में जीत गया, वाशिंगटन का नाम हुआ, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश की तरफ से यही लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये युद्ध हार गया, ब्रिटिश तो वहां से उपनिवेश मुक्त हो गया, ब्रिटिश वहां से साइड हो गया, अमेरिका आजाद हो गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बड़ा बुरा लगा कि भाई हमको अधिकार देते तो हम अच्छा से यूज करते, ताबड़तोड़ हम यहाँ युद्ध करते अपनी तरफ से, लेकिन हमको कोई अधिकार नहीं दिया। तो वो नाराज होकर बैठल था, बोला एक तरफ हमको भेज दिया कठपुतली बना करके, फिर दूसरा तरफ भी भेज रहा है, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमको डिमांड है। तो क्या डिमांड है? तो बोल 2 डिमांड है हमको पावरफुल बना के भेजिए। तो बोला अरे हम तो 84 वाला में ही पावरफुल बना दिए हैं, गवर्नर जनरल को बिट्टो शक्ति दे दिए हैं महाराज। तो बोला क्या होता है बिट्टो शक्ति? हम नहीं मानते बिट्टो शक्ति, हम अलग से मांगेंगे, डिमांड हमारा अलग होगा। बोला क्या है बताइए? बोला सबसे पहले की बात, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दीजिए, क्योंकि युद्ध हार के आ रहा था, वो युद्ध हार के आ रहा था, इसलिए सबसे पहले डिमांड किया कि मुझे प्रधान सेनापति बनाइए। प्रधान सेनापति माने सभी सेनाओं का हेड मुझे बनाइए। जल सेना कहने का मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना। अलग बात है कि भाई वायु सेना की बात नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने प्रकार की सेना है वो सभी सेना का हेड हमको बनाइए, सभी को मेरे कंट्रोल में भेजिए, मैं जैसे भी चाहूं सेना का उपयोग कर सकूं। इस पार्लियामेंट्री का ठीक है, आपको दे देते हैं, आप ही को। यानी कि 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को और पावरफुल बनाया गया, 84 के बाद 86 में और पावरफुल बना दिया गया। प्रधान सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ, हमारे यहाँ कमांडर इन चीफ, जैसे तीनों सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जल सेना, थल सेना, वायु सेना, राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार से उस टाइम प्रधान सेनापति की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई। अगर तो उसके बाद ये आए, यानी प्रधान सेनापति बोले तो कमांडर इन चीफ। तो भारत में अगर इस हिसाब से अगर बोलेगा कि भारत में पहले कमांडर इन चीफ कौन हुए, तो पहले कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए, कंपनी के अधीन पहले कमांडर इन चीफ, समझे, सभी सेना का हेड। अब पहला डिमांड तो था कि भाई प्रधान सेनापति की शक्ति गवर्नर जनरल को दिया जाए, दिया। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार दिया, निरस्त करने का अधिकार दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आप अभी अगर कहिएगा कि भाई निरस्त करने का अधिकार दिया, अभी तो आप को पिछले वीडियो में बता रहे थे कि भाई बिट्टो पावर दिया गया, तो बिट्टो पावर और निरस्त तो लगभग एक ही है। बिट्टो में पावर में भी गवर्नर जनरल मना ही कर सकता था, और निरस्त मतलब भी तो वही हुआ, मना ही करना, रद्द करना। बिट्टो में भी रद्द कर रहा, तो फिर अंतर क्या है जो 86 में इसको ऐड कर रहे हैं? अंतर है बिट्टो में, देखिए बिट्टो पावर और ये परिषद के निर्णयों को, परिषद के फोकस यहां करना है, परिषद के निर्णयों को निरस्त करना, निरस्त करने का अधिकार। यहां पर यह है बिट्टो पावर में कि ये किसी भी प्रस्ताव को, नियम को गवर्नर जनरल एकदम रद्द कर सकता था, चाहे वो गवर्नर जनरल के कार्यकारी हो या कहीं से ब्रिटिश पार्लियामेंट से भी बन के आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, कंपनी का भी कोई आ रहा हो। तो बिट्टो का मतलब हो गया कि जितना भी प्रकार का संपूर्ण पर, और निरस्त वाला जो बात हो गया वो खास करके परिषद वाला बात पर, परिषद वाले बात पर। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को पता था कि भाई परिषद जो है, परिषद जिसकी सदस्य संख्या 4 और 84 वाला में 4 से घटा के 3 कर दिया, तो नियम परिषद ही बनाता था ना, और गवर्नर जनरल के साथ लगातार मतभेद होते रहता था। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि हमरा वो पावर दीजिए, खास करके हमको स्पेशल पावर दीजिए। बिट्टो तो है, वो तो केकरो पर उपयोग कर देंगे, लेकिन एक और हथियार दीजिए, जे हथियार से हम अपन परिषद, अपन काउंसिल को मारे। अगर कहे का मतलब यह है कि हमारा परिषद, मान लीजिए गवर्नर जनरल को परिषद के मामले को, परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए गवर्नर जनरल के जो अलग से परिषद था, कोई ऐसा कानून बनाया जिस कानून को गवर्नर जनरल पसंद नहीं कर रहा है, बे अच्छा नहीं है यार, ये तो खराब है,
समझे। तो पहले ये पावर नहीं था कि गवर्नर जनरल उसको रद्द करे, वो पावरफुल था परिषद, लेकिन 86 में कहा कि डायरेक्ट तुमको मारे के अधिकार मिल गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को डायरेक्ट दिया कि अगर तुम्हारा परिषद, गवर्नर जनरल का परिषद कोई ऐसा कानून बनाए जो गवर्नर जनरल को पसंद नहीं है तो डायरेक्ट कहते सो सॉरी, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो निरस्त कर दिया उसको। तो निरस्त वाला में हुआ कि परिषद पर प्रहार कर रहा है एकदम, सिर्फ और सिर्फ परिषद पर, और बिट्टो वाले मामले में कि सब चीज पर वो उपयोग कर रहा था। तो बिट्टो वाले में वो सब चीज का वो कर रहा था, यानी बिट्टो शक्ति में गवर्नर जनरल बिना शर्त किसी भी कानून को, बिट्टो शक्ति में गवर्नर जनरल बिना शर्त किसी भी कानून को खारिज कर सकता था, और निरस्त करने का अधिकार में जब परिषद ने कोई फैसला लिया, निरस्त करने वाला में हो गया कि जब परिषद ने कोई फैसला लिया लेकिन वो फैसला गवर्नर जनरल को पसंद नहीं है तो निरस्त करेगा, और बिट्टो पावर में किसी भी कानून को बिना कारण के सीधे तौर पे खारिज कर देगा, और यहां परिषद में। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ना गवर्नर जनरल को कितना पावरफुल बना रहा है बिट्टो। फिर उसके बाद 86 में विशेष परिस्थितियों को निर्णय करने का, निरस्त करने का अधिकार ये दिया गया इसको। तो चलिए एक बार इस वीडियो को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। इस वीडियो में जितने भी चीज लिखे आप देख रहे हैं लिखे हुए, आपने अगर नहीं लिखा है और मैंने ज्यादा डिस्कस कर दिया है तो आप हमारे इस वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और मैं कहूंगा कि आप लिखिए, क्योंकि जो मैं कंटेंट दे रहा हूं वो बहुत छाट के देता हूं, आपको बहुत अलग देने का प्रयास करता हूं। तो चलते हैं 1786 अधिनियम के समय। 1786 के अधिनियम के समय भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि ये अधिनियम अपने साथ लेकर के आए थे, ये खाली कॉर्नवालिस के चलते ही बना। और हाँ, जहाज वाला जो बात बोले थे, तो इस अधिनियम के तहत जहाज के मालिकों को राहत दिया गया कि अगर किसी भी प्रकार के वस्तुओं का नुकसान होता है तो आपको हर्जाना के तौर पर ज़्यादा नहीं भरना पड़ेगा, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा राहत दिया गया, समझे। और तो भाई दो डिमांड था कॉर्नवालिस का, पहला गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई, तो पूछ सकता है परीक्षा में कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति मिली, तो 1786 का अधिनियम। या ऐसे पूछ सकता है कि भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था, तो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्रधान सेनापति। दूसरा, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद, यहां पे देखिए अपने परिषद, केवल अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार दिया, तो 1766। बिट्टो पावर 1784, समझे। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, यानी कि नियंत्रक मंडल, जिसका काम काची था, याद है? पहला, अगर ये 1786 का वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे पिछले का सारा वीडियो आप देखिए, आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका काम, जिसको हिंदी में नियंत्रक मंडल बोल रहे थे, जिसका काम था राजनीतिक गतिविधियों को देखना, राजनीतिक गतिविधि। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसका काम था व्यापारिक मामलों को देखना, व्यापारिक गतिविधि, व्यापारिक अधीक्षण, मॉनिटरिंग, समझे। इसके सदस्य जो होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के सब मालिक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मतलब सम्राट नियुक्त करते थे। तो ये सब आजाद थे, अलग अलग थे, और इस सब का अपना अपना राज चलता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन प्रथम प्रभावी शासक बना, मतलब इनसे भी ज्यादा प्रभावफुल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके सामने एकदम पावरफुल, एकदम ताकतवर बन करके बैठा, सीना चौड़ा करके बैठा, तो कह रहे कौन? मैं कॉर्नवालिस, मैं किसी के भी नियम को निरस्त कर सकता है, स्विच ऑफ कर सकता है, एकदम प्रभावी शासक बनने वाला पहला शासक बना, समझे। अब तो हो गया प्रथम कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी प्रधान सेनापति की शक्तियां। 1786 का अधिनियम, अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिला, 1786 का अधिनियम। अब आपको यहां पर बताते चलते हैं थोड़ा सा अलग से कि रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के वक्त गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत के वक्त हो गया वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि 3 एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया है। रेगुलेटिंग एक्ट,
एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पीट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स। कुल वर्ष 13 वर्ष रहा। ऐसे अगर गवर्नर जनरल के तौर पे काम 12 वर्ष किया, 1772 से 85 वारेन हेस्टिंग्स। बीच में कार्यवाहक आया 1785 से 86 सर जॉन मैकफर्सन, सर जॉन मैकफर्सन। और 86 में कर्नवालिस, 86 से 93 तक रहा। इस दरमियान बहुत सारे काम जो है कर्नवालिस ने किया, जमींदारों को बहुत इज्जत दिया। और इसी 86 वाला अधिनियम में था कि यहाँ पर कोई भी गवर्नर जनरल आने को रहता था तो उसका अप्रूवल जमींदार लोग, राजा लोग करता था। तो 86 वाला में कहा कि कोई राजा अप्रूवल नहीं करा। के है यहाँ भारत में बड़का राजा दादागिरी कर रहा है, मतलब यहाँ के लोगों को भी धीरे धीरे दबाया जा रहा है, समझे। ये बहुत तौर तरीके से भारत में अंग्रेजों ने राज किया, बेहोशी हालत में लूटा जी। हम लुटा रहे थे वो भी प्यार से, एकदम अंग्रेज धीरे धीरे लूटे में लगल है कि लूटो रे, अंग्रेज सुतल है लूटो रे, और हम लोग एकदम प्यार से सुतल है। उठे के कोशिश कर रहे हैं तो ये पंखा चालू करल जा रहा है, फिर उठे के कोशिश कर रहे हैं तो अभी कूलर लगा दिया, फिर उठे के कोशिश कर रहे हैं तो एसी लगा दिया, मतलब तो सूत। फिर उठे के कोशिश कर रहे हैं तो नींद के गोली दिल जा रहा है। मतलब कहे कि है कि लालच पर लालच दे ले गया और शासन अपना करते गया करते गया करते गया। भारतीय राजाओं को अपने पक्ष में मिलाया, जमींदारों को अपने पक्ष में मिलाते गया और यहाँ के लोगों पर अत्याचार ढा। यानी भारत जो गुलाम रहा उसके पीछे सबसे बड़ा दिन है यहाँ के कुछ लालची राजाओं का, यहाँ के ज़्यादातर लालची जमींदारों का। लेकिन कुछ ऐसे जमींदार थे जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने का प्रण भी लिया, कुछ ऐसे राजा भी थे, जमींदार थे जो उनको खदेड़ने का भी काम करने का प्रयास किया। बाय द वे वो सब इतिहास की चर्चा है। तो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1793 से 98 यानी 5 साल, 1793 से 98 सर जॉन शॉर, सर जॉन शॉर ये रहा। इसके बाद दूसरे आए, अगले वीडियो में और भी आगे हम आपको बताएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने साथियों के बीच में भी आप हमारे इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें, हर एक ग्रुपों में भेजें। आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को प्रमोट करने में, बढ़ाने में हमारी मदद करें ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं, अच्छे कंटेंट दूं। आप हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियोस को हर एक ग्रुपों में शेयर करें, अपने स्टोरी या स्टेटस में लगाने का आप प्रयास करें, हमें स्नेह दें। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ, मैं पवन भैया आप लोगों से अगले क्लास में मिलूंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पूरे वीडियोस को देखें, सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।